सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिससे कि आपको छोटी चीज़ें जो है वो आपको बड़ी दिखाई देती है। तो आप लैब में माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपको विजुअलाइज़ करना है तो वो नेकेड आई से आपको विजुअलाइज़ नहीं हो सकते, नेकेड आई से वो विजिबल नहीं होते। इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है छोटी चीज़ों को विजुअलाइज़ करने के लिए, जो कि हमारी आइज़, नेकेड आइज़ जो है वो नहीं देख सकती। सो माइक्रोस्कोप जो है वो दो टाइप का होता है बेसिकली, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, अगर हम उसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो आपका जो माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप, वो दो टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो वही जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो, ऐसे इस तरीके से जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या होता है, जो डिटेक्टिव लोग लेके रखते हैं, वो होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहाँ पे एक से ज़्यादा लेंसेज होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लेंसेज होते हैं, जैसे कि आपका कंपाउंड लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आई पीस हो गया। आई पीस क्या होता है? जहाँ से कि आप देखते हो, राइट। सो आई पीस जो है वो अगर एक है तो मोनोक्यूलर बोलेंगे और दो है तो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हम बोलते हैं। जैसे ये वाला जो डायग्राम है इसमें सिर्फ एक आई पीस है, तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप हो गया? मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हो गया। सो ये जो माइक्रोस्कोप है आपका, इसमें देखिए दो आई पीसेस है, दो लेंसेज हैं देखने के लिए, दो आई पीस हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर जो आपका कंडेंसर लेंस होता है, कंडेंसर लेंस का काम होता है लाइट रेस को कंडेंस करना। फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो जनरली क्या होती है? स्मॉल होती है, एंड वो मैग्नीफाइड इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपको ऐसा लिखा आता है 10x 20x एंड सो ऑन। 10x का अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 10 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप से आप लिविंग और डेड स्पेसिमेन दोनों को ही क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो विजिबिलिटी होती है मैग्नीफाइड स्पेसिमेन की, वो डिपेंड करती है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर और रेजोल्यूशन के ऊपर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन पे डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है। यानी कि कहीं जगह पे क्या होगा, कई पार्ट पे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, कई पार्ट पे क्या होगा, कम लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट। दूसरा है रेजोल्यूशन। दूसरा क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स द रिजॉल्विंग पावर विच इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो रेजोल्यूशन, हम ऐसा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो? ज़्यादा हो। सो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल सा डायग्राम है। सो ये देखिए, यहाँ पर आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है। हमने सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये स्पेसिमेन है, दिस इज़ आवर स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन से लाइट रेज कहाँ जाएंगी? ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर गई, ऑब्जेक्टिव पे गई, तो अब ऑब्जेक्टिव से ये कहाँ जाएंगी? आई पीस के ऊपर जाएंगी, आई पीस के ऊपर जाएंगी, और आई पीस से कहाँ जाती है? हमारी आइज़ में जाती है रेज़। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपको इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है? वर्चुअल इमेज दिख रही है।
सो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, एक रियल और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है आपके स्पेसिमेन की इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। ये जो इमेज होती है ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है आई पीस के लिए। समझ रहे हो? मतलब कि जो आपके ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज कौन सी बनाई, ये वाली बनाई। ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज है ये क्या करेगी, इस आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर दिस आई पीस, राइट। और जो फाइनल इमेज आपकी बनती है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, और वो इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इमेज, एंड हेंस वो इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो, ये इमेज थी और ये हमारी वर्चुअल इमेज, बिल्कुल इमेज जो हमारी इमेज है उसी के डायरेक्शन में, उसी इरेक्ट इमेज बनी है। लेकिन जो हमारे स्पेसिमेन है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। सो कलरलेस स्पेसिमेंस के लिए हम क्या करते हैं, आपको स्टेनिंग करनी पड़ती है, आपको फिक्सेशन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेंसिटी वेरिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो लाइट पासिस थ्रू इज़ शिफ्टेड इन द फेस ड्यू टू द स्कैटरिंग और डाइफ्रैक्शन की वजह से, एंड आपकी आइज़ जो है उस फेज़ शिफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। सो वील डिस्कस इट लास्ट में। पहले हम बाकी की जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसको देखते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है MOME, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन और आई पीस की मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला और एक यहाँ पर बिल्कुल इससे चिपका हुआ हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो 1 और 2। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, इनको एज ए 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के डिस्टिंग्विश कर पाना कि ये ब्लू अलग है और ये जो ब्लैक है वो अलग है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश द 2 ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या है, 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन अल्फ़ा। तो जो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर, एंगुलर अपर्चर दैट इज़ अल्फ़ा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय n। जो n साइन अल्फ़ा है इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द ability of a lens to collect the light from the specimen। सो जो लेंस है उसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होनी चाहिए, एंड अगर आपको अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और रेजोल्यूशन कब ज़्यादा होगा, जब आपकी वेवलेंथ कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और आपका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज जो आपका रिजॉल्विंग पावर है या जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस लो अपर्चर का और ये क्या है, हाई अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर पा रहा है। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ ऑयल इमर्जन लेंसेज।
सो ऑयल इमर्जन लेंसेज क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको रेजोल्यूशन क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ शुड बी हाई, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑयल इमर्जन लेंसेज का यूज़ करते हैं, बिकॉज़ जो आपका जो हमारा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, अगर आपको रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको रेजोल्यूशन क्या चाहिए, इफ़ यू नीड गुड रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, तो आपका जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल इमर्जन लेंसेज, क्योंकि ऑयल जो होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो आपका जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में ये हमारे पास नीचे कंडेंसर लेंस था, कंडेंसर लेंस के ऊपर हमारा जो स्पेसिमेन है और उसके ऊपर कवर स्लिप है और फिर हमारा इमर्जन ऑयल है और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। फर्स्ट केस में हमने इमर्जन ऑयल का यूज़ करा है। देखो इमर्जन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस और कवर स्लिप के बीच में रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रेस की डेविएशन नहीं होगी, लाइट रेस का डेविएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस केस में देखो जो कि ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि जहाँ पर हमने कवर स्लिप और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में ऑयल नहीं लगाया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेस जो है वो डेविएट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि एयर एंड ग्लास का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑयल का क्या होता है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहला आता है आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है वो कैसे व्यू होता है, बाय दी ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम दी कंडेंसर आई पीस। सो लाइट इज एम टूवर्ड्स द कंडेंसर through the specimen through an objective lens and to the eyepiece through the second magnifying glass. The ocular or the eyepiece specimen are visible in the light path because the natural pigmentation or the stains absorb the light differentially or because they are thick enough to absorb a significant amount of light despite being colorless. So अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं। ठीक है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लाइट सोर्स। सो मान लीजिए ये क्या है, हमारा लाइट सोर्स है, दिस इज़ आर लाइट सोर्स। अब यहाँ से जो लाइट जाती है, लाइट सोर्स से जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, आपके कंडेंसर के ऊपर। ये लेंस क्या होता है आपका, कंडेंसर। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, लाइट को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब कंडेंसर के बाद जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे देखिए कंडेंसर से जो लाइट है यहाँ पे आपकी क्या होती है, स्टेज होती है और फिर यहाँ पर क्या रखा होता है, सैंपल रखा होता है। क्या रखा होता है, सैंपल रखा होता है। तो कंडेंसर क्या करता है, सारी लाइट को कंडेंस कर देता है, इकट्ठा कर देता है एंड सैंपल के ऊपर वो लाइट फॉल होती है। ठीक है, अब सैंपल से जो लाइट एमिट होएगी वो कहाँ पे जाएगी, सैंपल से जो लाइट जाएगी वो जाएगी आपके एक और लेंस में जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट है वो जाएगी आपके आई पीस के अंदर, दिस इज़ द आई पीस लेंस। और आई पीस से कहाँ पे जाती है वो लाइट, आई पीस से लाइट कहाँ जाएगी, आपकी आइज़ के अंदर। मतलब जो भी आप जो लैब में काम कर रहा है
जो देख रहा है उसको विजुअलाइज कर रहा है उसकी आइज़ में जाएगी लाइट और फिर आपको वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइट सोर्स से जो लाइट थी वो सबसे पहले कंडेंसर में गई, कंडेंसर लेंस ने उसको कंडेंस करा, सैम्पल के ऊपर फॉल हुई, सैम्पल से जो लाइट थी वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर गई और फिर ऑब्जेक्टिव से कहाँ गई, आई पीस के अंदर गई। ठीक है। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होती है, यहाँ पर जो सैम्पल होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होगा, ब्राइट होगा। जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ब्राइट फील्ड, यानी कि फील्ड जो है वो ब्राइट है और जो आपका स्पेसिमेन है ये क्या है, डार्क है। दिस इज़ द डार्क स्पेसिमेन। ये जो बीच में आप डार्क डार्क देख रहे हो तो ये आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ब्राइट फील्ड यानी कि जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वाइट है और जो बीच में जो सैम्पल है वो क्या है, डार्क है। वो क्या है, डार्क है। अब अगर आप ऐसे सैम्पल्स ले रहे हो जो कि पिगमेंटेड हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, जैसे क्लोरोफिल है बच्चे, क्लोरोफिल का कलर अपने पास खुद की पिगमेंट है उसके पास, तो ग्रीन कलर का होता है, तो आपको स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ ऐसे सैम्पल्स हैं जो कि कलरलेस होते हैं, आपको स्टेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं स्टेन करने के लिए, टू स्टेन न्यूक्लियाई। और आप यूज़ करते हो ग्राम स्टेन का, ग्राम स्टेन बैक्टीरिया के लिए, स्टेनिंग आप बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हो। और कौन से स्टेन होते हैं, एक होता है आपका FUCHSIN, फुटसिन जो स्टेन होता है वो आपके स्मूथ मसल सेल्स की अगर आपको स्टेनिंग करनी होती है तो उसके लिए होता है। ठीक है। बाकी जो ब्राइट फील्ड है वो बहुत सिंपल तरीके से करी जा सकती है, बहुत कम एडजस्टमेंट आपको देनी पड़ती है। और जो स्पेसिमेन है वो आप विदाउट स्टेनिंग भी विजुअलाइज कर सकते हो अगर वो पिगमेंटेड है, और अगर पिगमेंटेड नहीं है तो फिर आपको उसको स्टेन देना पड़ेगा। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कंट्रास्ट है वो लो आता है और मोस्ट ऑफ द सेल्स आपको स्टेन करने पड़ेंगे विजुअलाइज करने के लिए जो कि पिगमेंटेड नहीं होते। सो नेक्स्ट क्या है आपकी, डार्क माइक्रोस्कोपी। अब डार्क माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पर बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क होगा और आपको इमेज कैसी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। मतलब कि ये देखो आपका क्या है, बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड है, ये डार्क बिल्कुल बैकग्राउंड है अंदर फिल हुआ, एंड आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ब्राइट इमेज मिलेगी। ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डार्क फील्ड। और जो आपको इमेज जो सैम्पल है, स्पेसिमेन है, वो कैसा होगा, इल्यूमिनेटेड होगा। तो यहाँ पे आपको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप ऐसे स्पेसिमेन लेते हो जो कि क्या होते हैं, फ्लोरोसेंट होते हैं या वो खुद लाइट एमिट करते हैं, हम ऐसे स्पेसिमेन का यूज़ करते हैं। सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टाइप की माइक्रोस्कोपी है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आर इल्यूमिनेटेड एट अ वेरी लो एंगल फ्रॉम द साइड सो दैट द बैकग्राउंड अपीयर्स डार्क। बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क होता है और जो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। सो दिस इज़ अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द अनस्टेन्ड ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। जो कि अनस्टेन्ड होते हैं यानी कि जो स्टेनिंग हम नहीं करते जिन स्पेसिमेन की, या जो स्टेनिंग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है वो आपको डार्क बैकग्राउंड में दिख जाएगी। तो हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंट्स के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो मिनिमाइज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट और कलेक्टेड लाइट स्कैटर होती है बाय द सैम्पल। सैम्पल ने कलेक्ट करी और फिर वहाँ से ट्रांसमिट कर दी। सो टू व्यू अ स्पेसिमेन इन अ डार्क फील्ड
हम एक ओपेक डिस्क का यूज़ करते हैं अंडरनीथ द कंडेंसर लेंस, यानी कि कंडेंसर लेंस के नीचे हम एक ओपेक डिस्क का यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, ब्लॉक कर देता है लाइट को फ्रॉम एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस डायरेक्टली, ताकि ऑब्जेक्टिव लेंस में डायरेक्टली लाइट रेज ना जाए। इसीलिए हम कंडेंसर से नीचे क्या लगा देते हैं, एक इस तरीके की ओपेक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लगा देते हैं, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, राइट। सो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन, जो लाइट सिर्फ स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट हो रही है वही क्या जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जाती है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ जाएगी, आई पीस में जाएगी, जिसे हमने ब्राइट फील्ड में देखा था, सेम वैसा ही है, बस आप कंडेंसर के नीचे क्या लगा देते हो, इस तरीके की ओपेक डिस्क लगा देते हो। एंड उसके बाद आपको जो स्पेसिमेन है आई पीस से आप देखोगे एंड आपको विजुअलाइज हो जाएगा। सो इसकी एडवांटेज ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए, और आपको यहाँ पे स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डस्ट के। मान लीजिए कि आप एक ऐसे लैब में काम कर रहे हो जहाँ पे विंडो खुली हुई है एंड बाहर मौसम ख़राब है, तो मिट्टी धूल का जो अगर आपकी लैब में आ गई और आपके माइक्रोस्कोप जो है उसके स्पेसिमेन के जो वो आपका बैकग्राउंड है जो डार्क था वो क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा डस्ट के आने से। सो डस्ट सेंसिटिव होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो नेक्स्ट है आपकी थर्ड टाइप विच इज़ फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट इंटेंसिटी के वेरिएशन को यहाँ पर चेक किया जाता है। सो जब लाइट पास होती है थ्रू द लिविंग सेल, तो जो फेज़ होता है लाइट का वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट पासिंग थ्रू द रिलेटिवली थिक और डेंस पार्ट जैसे कि न्यूक्लियस है वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है। एंड इट्स फेज कंसिक्वेंटली इज़ शिफ्टेड रिलेटिव टू द लाइट दैट हैज़ पास थ्रू द एडजेसेंट थिनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर आपका जो सेल होता है ना, जैसे ये सेल है, सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। अब सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, डेंस होता है। तो जब आपकी लाइट रेज़, ये आपकी लाइट रेज़ है, जो लाइट रेज़ इस न्यूक्लियस में से जाएगी वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, दे आर रिटार्डेड, ठीक है। और जो इसमें से पास नहीं हुई, जैसे ये वाली लाइट रेज़ है, ये ब्लैक वाली जो है, ये क्या है आपकी अनरिटार्डेड, ये क्या है आपकी अनरिटार्डेड। तो हम क्या करते हैं, वेवलेंथ के वेरिएशन को आई से तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, खाली इंटेंसिटी को देख सकते हैं। हम खाली इंटेंसिटी को देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर कम लाइट है। सो जो आपके डेंस एरिया से क्रॉस करेंगी वो क्या हो जाएंगी, रिटार्डेड रेज़ उनको हम बोलते हैं। तो जो स्पेसिमेन होता है कहीं कहीं पे तो वो क्या होता है, ब्राइट दिखता है, कहीं कहीं पे वो थोड़ा डल सा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी। जो वेवलेंथ की इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी। तो ये जो आपकी फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, इसको हम लाइव और अनस्टेन्ड सेल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, जनरली जो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। अब यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। दो तरीके होते हैं अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी में कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन करना है तो। पहला है, यहाँ पे देखिए, द स्टेन्ड पोर्शन ऑफ द सेल ए reduce the amplitude of the light waves of the particular wavelength passing through them। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो वेव, उसको एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और जो कलर्ड इमेज है सेल की वो आपको मिलेगी
that is visible in the ordinary way, light passing through the unstained living cell B undergoes very little changes in the amplitude. बहुत कम उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस होंगे जो अनस्टेन्ड सेल है. सो जो फेज़ होता है लाइट का वो ऑल्टर हो जाता है एंड स्मॉल आपको फेज़ डिफरेंस मिलेगा जो कि आपको विजिबल होता है यूजिंग द फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप. सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है फेज़ कॉन्ट्रास्ट के अंदर कि जो स्मॉल फेज़ है, स्मॉल फेज़ changes light, small phase changes in light rays induced by differences in thickness and refractive index. ठीक है, मतलब कि आपके जो सेल है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कहीं पे तो क्या होता है कि ज़्यादा डेंसिटी होती है, ज़्यादा डेंस पार्ट होता है, कहीं पे थिकनेस कम होती है. जैसे न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है. ऑर्गेनेलीज है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो जो डिफरेंट पार्ट है उसमें इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है. तो जो लाइट एब्जॉर्ब होएगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वो भी क्या है, डिफरेंट है. नाउ दैट थिकनेस और दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिफरेंसेस इन द ब्राइटनेस और द लाइट इंटेंसिटी. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी डिटेक्ट द वेवलेंथ वेरिएशन. तो आप नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी द वेवलेंथ वेरिएशन. वेवलेंथ वेरिएशन आप नहीं देख सकते, कांट बी डिटेक्टेड बाय आइज़. सो हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, वी कैन ओनली सी द इंटेंसिटी कि कहाँ पे ब्राइट है कहाँ पे डार्क है, हम सिर्फ इंटेंसिटी देख सकते हैं. सो एप्लीकेशन क्या है इसकी, सो इसको हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के लिए, जैसे कि लिविंग सेल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या थिन टिश्यू स्लाइसेस हैं या सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियाई और बाकी के जो ऑर्गेनेलीज की अगर आपको स्टडी करनी है, विक्यूल है, क्रोमोसोम है, सेल डिवीज़न के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन चीक सेल के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हमने क्या करा, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी देखी कि भाई हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कैसा उनकी स्ट्रक्चर होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से लाइट रेज पास हो रही हैं, रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी देखा, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोपी. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.